चलिए शुरू करें, अब आगे बढ़े। लास्ट लेक्चर में आपने हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हाइबरनेट के फीचर्स पढ़ लिए, एडवांटेजेस पढ़ लिए, जेडीबीसी के ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। अब आज से स्टार्ट होता है आपका बेहद टेक्निकल पार्ट, एंड दैट टेक्निकल पार्ट इज हाइबरनेट के अंदर कैसे कोडिंग होगी, वो कौन कौन सी फाइल्स हैं जो आपके कोड में बनेंगी, कौन सी फाइल क्या करेगी, और क्या क्या स्टेप्स हाइबरनेट में आपको लेने पड़ते हैं। फाइन, चलिए तो आज एजेंडा बता दूं मैं आपको। शुरुआत होगी हाइबरनेट के आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर समझते हैं? आर्किटेक्चर मतलब जब आप हाइबरनेट का कोड लिखते हैं तो बैकग्राउंड में कितनी लेयर्स रखती हैं, कौन सी लेयर पे कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है, कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी फाइल किस तरीके का काम करती है, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ हाइबरनेट। देन हाइबरनेट की इस आर्किटेक्चर की लेयर्स के अंदर यूज होने वाली फाइल्स कौन कौन सी यूज होती हैं, और इन फाइल्स की इंटरनल डिटेल। यानी अगर आप जेडीबीसी के बारे में याद करें तो जब आप जेडीबीसी का कोड लिखते हैं तो सब काम मिनिमम एक फाइल में ही हो जाता है ना, एक ही डॉट जावा बनाते हैं, सब हो जाता है उसके अंदर। हाइबरनेट में ऐसा नहीं है। हाइबरनेट में जब आप कोड लिखते हैं तो आपको मल्टीपल फाइल्स बनानी पड़ती हैं, हर फाइल का अपना एक अलग रोल होता है। मिनिमम इतनी तो फाइल बनती हैं जितनी आज हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा भी बन सकती हैं जैसे जैसे कोड या प्रोजेक्ट आपका ग्रो करेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द सेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइबरनेट का इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। क्या होता है हाइबरनेट के अंदर लेयर्स का डिजाइन, किस किस लेवल पे कौन कौन काम करता है। तो याद रखिएगा हाइबरनेट की एप्लीकेशन हमेशा 4 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। मैं बात उस लेयर की नहीं कर रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो 3 लेयर्स में होता है, एक प्रेजेंटेशन लेयर, एक बिजनेस लेयर, एक बैकएंड लेयर। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हाइबरनेट से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपके हाइबरनेट के और डेटाबेस के बीच में टोटल 3 लेयर्स होती हैं। 3 ही लोग हैं ना इस कोड में इन्वॉल्व, आप हैं, हाइबरनेट है और डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब एक्चुअल डेटाबेस जिसके यहाँ डेटा जाकर स्टोर हो रहा है, ओरेकल, माइएसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हाइबरनेट में कितनी लेयर्स हैं? हाइबरनेट में 4 लेयर्स होती हैं। क्या क्या होती हैं 4 लेयर? इनमें सबसे पहली लेयर होती है जावा एप्लीकेशन की लेयर। ये लेयर आप लिखते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, इस लेयर पे आप बैठे हैं, इस लेयर पे आप कोडिंग करते हैं, तरह तरह की क्लासेस बनाते हैं जिनके अलग अलग रोल्स आपके कोड के अंदर होते हैं। सेकंड लेयर आती है खुद हाइबरनेट की लेयर। यहां कौन रहता होगा? जल्दी बताइए, सेकंड लेयर पे कौन रहता होगा? हाइबरनेट फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्ट्स रहते होंगे। तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क में भी ऑब्जेक्ट्स होते होंगे। ऑफ कोर्स, हाइबरनेट फ्रेमवर्क जावा बेस्ड है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिना ऑब्जेक्ट के कुछ हो ही नहीं सकता जावा की दुनिया में। तो हाइबरनेट जिस लेयर पे काम करता है वो लेयर नंबर 2 है, और लेयर नंबर 2 पे ढेर सारे ऑब्जेक्ट हाइबरनेट बनाता है जो वो यूज करता है फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। अब आज आप हाइबरनेट का 3rd लेक्चर टेक्निकल पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपका 4था लेक्चर है। टेक्निकल डिटेल्स अगर आपको याद हो हाइबरनेट की तो मुझे बताइए, खुद हाइबरनेट डेटाबेस से बात करता है या किसी के थ्रू बात करता है? किसी के थ्रू बात करता है। और हाइबरनेट जिसके थ्रू बात करता है हम सब जानते हैं, दैट इज जेडीबीसी लेयर। आज आपको यह पता चलेगा सिर्फ जेडीबीसी लेयर नहीं होती है, हाइबरनेट और एक्चुअल डेटाबेस के बीच में और भी एपीआईज होती हैं। कितनी होती हैं? टेक्निकली 3 एपीआईज होती हैं। हाइबरनेट 3 एपीआईज की मदद लेता है जब वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। याद है आपको इन तीनों एपीआईज के नाम? ठीक है, नंबर 1 जेडीबीसी एपीआई यूज करता है, ठीक है। नंबर 2 जेटीए यूज करता है हाइबरनेट। जेडीबीसी का फुल फॉर्म तो पता ही है, जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेटीए स्टैंड्स फॉर जावा ट्रांजैक्शंस एपीआई, और तीसरा है जेएनडीआई। जेएनडीआई का फुल फॉर्म जावा नेमिंग, NAMING, नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेसेस। अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये एपीआई क्या करती है, मैं बताऊंगा। अभी बस इतना मान लीजिए, इन सब की मदद से, मिले जुले सपोर्ट से हाइबरनेट अल्टीमेटली डेटाबेस तक आपका डेटा पहुंचाता है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस से रिजल्ट लाता है, और तमाम तरह के ऑपरेशंस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करता है। हुआ क्लियर? यानी हाइबरनेट फ्रेमवर्क इज बेस्ड अपॉन 3 API layers,
and these are JDBC API, JTA API, JNDI API। और हम इनमें से किसे यूज करेंगे अपने कोड में? हम इनमें से किसे यूज करेंगे अपने कोड में? किसी को नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। हम इंटरैक्ट करेंगे सिर्फ हाइबरनेट से। हाइबरनेट हमारे बिहाफ पे इन लोगों से कम्युनिकेट करेगा, इनसे बातचीत करेगा। संजीव, स्प्रिंग करने के लिए हाइबरनेट करना जरूरी नहीं है, बट स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग JDBC, इन सब के लिए हाइबरनेट की जरूरत है। मुझसे पूछ रहा है एक स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड ने पूछा है स्प्रिंग के लिए हाइबरनेट चाहिए क्या? अगर आपके फ्रेंड को सिर्फ कोर स्प्रिंग करना है, स्प्रिंग MVC करना है, तो हाइबरनेट नहीं चाहिए। बट अगर स्प्रिंग के थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्प्रिंग ORM को समझना चाहते हैं, तो हाइबरनेट चाहिए संजीव, राइट? ये बिल्कुल वैसी बात है, अगर मुझे हाइबरनेट पढ़ना है तो JDBC चाहिए क्या? बताओ संजीव, आप बताओ खुद, अगर मुझे हाइबरनेट पढ़ना है तो JDBC चाहिए क्या मुझे? अब इसका जवाब हाँ ना दोनों हो सकता है ना। अगर आप ब्रिलियंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, और आप इमेजिनेशन इतना बढ़िया लगा पा रहे हो कि JDBC क्या करता होगा अंदर, कोई जरूरत नहीं है, आप हाइबरनेट डायरेक्ट पढ़ लो। बट इतनी ब्रिलियंसी एज अ स्टूडेंट आती नहीं है, अभी आप लोग बिगनर्स हैं, तो आप JDBC पढ़कर ही हाइबरनेट का पावर समझ सकते हैं उसका इमेजिनेशन के अंदर वो काम कैसे कर रहा होगा। इसलिए सही तरीका यही है कि आप हाइबरनेट पढ़कर JDBC की तरफ जंप करें, स्प्रिंग की तरफ जंप करें। हालांकि मैं नहीं कहता कि टेक्निकली बहुत जरूरी है, लेकिन लॉजिकली बहुत जरूरी है। इतना इमेजिनेशन आप बिठा पाए, आप ये समझ पाए स्प्रिंग इतना पावरफुल क्यों है, उसके लिए हाइबरनेट के थ्रू जाना पड़ेगा। और हर जगह स्प्रिंग नहीं लेंगे आप, ये भी याद रखिएगा। अगर आप एक नॉर्मल बेसिक सी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां डेटाबेस से ही अगर इंटरैक्ट करना है तो स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, आप फिर इसको हाइबरनेट से कर सकते हैं पूरा। गेटिंग द पॉइंट? ओके संजीव, आगे बढ़ूं मैं। सो हाइबरनेट इन 3 लेयर्स की मदद से इंटरैक्ट करता है आपके बैकएंड लेयर्स के साथ, ठीक है? और ये 3 लेयर्स कहां कहां आ रही हैं? आई मीन हमारे डायग्राम में कहां आ रही हैं? ये आ रही है 3rd पोजीशन पे, और 4थी पोजीशन पे आपका फिजिकल डेटाबेस होता है। अब ये फिजिकल डेटाबेस कौन होगा? ये फिजिकल डेटाबेस कोई भी रिलेशनल डेटाबेस होगा। गौर करिएगा, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब कोई भी ऐसा डेटाबेस जो RDBMS के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, जैसे कि ओरेकल, जैसे कि MySQL, SQLite, एनी अदर RDBMS। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस से बात करनी हो तो हाइबरनेट नहीं करेगा। कौन करेगा? वो करेगा जो फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क है। कौन है फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क? स्प्रिंग करेगा, राइट? लेकिन जब स्प्रिंग रिलेशनल से बात करेगा तो वो भी बात हाइबरनेट के स्टाइल में ही करेगा, और स्प्रिंग ORM जैसा मैंने कहा इंटरनली हाइबरनेट के ही प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं? हिमांशु थोड़ा एक्सप्लोर करना, पढ़ना, फिर बताना मुझे। एज एन IT स्टूडेंट कुछ बातें पता होनी चाहिए। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस वो होते हैं जो डेटा को टैबुलर फॉर्म में, रो कॉलम फॉर्म में नहीं रखते। तो फिर वो कैसे रखते हैं डेटा को? तो फिर वो डेटा को किस फॉर्म में सेव करते हैं? वो डेटा को सेव करते हैं फाइल्स के फॉर्म में, ठीक? उससे क्या फायदा होता है? अगर डेटा नॉन रिलेशनल नहीं है तो, आई मीन नॉन रिलेशनल डेटा है, रिलेशनल नहीं है तो क्या है? तो हर डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, हर डेटा को रिलेशनल टेबल्स में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। बहुत सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे मैं और आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। बताओ हिमांशु, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो जो मैं टीच कर रहा हूं उससे कुछ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, वो सर्वर पे सेव हो रहा होगा जूम के, राइट? अब ये डेटा डेटाबेस में नहीं जा पाएगा क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ये सब, और इस तरीके के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रिलेशनल डेटाबेसेस मैनेज नहीं कर सकते। रिलेशनल डेटाबेसेस एक लिमिट तक डेटा मैनेज कर सकते हैं, वो भी उनकी प्रॉब्लम है। जब डेटा अनलिमिटेड होने लगता है, जैसे फेसबुक और गूगल का डेटा, तो डेटाबेसेस फेल हो जाते हैं। फिर उनकी जगह काम आते हैं NoSQL डेटाबेसेस या नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, जैसे कि MongoDB, जैसे कि MongoDB, जैसे कि कैसेंड्रा। ये सब के सब हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, और इनसे कम्युनिकेट अगर आपको करना है, यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ स्प्रिंग। आगे बढ़े, मतलब कोर्स आपका हाइबरनेट है, तारीफ हर लेक्चर में स्प्रिंग की करनी पड़ती है मुझे आपके सामने, है ना? हाइबरनेट को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं आप। कुछ भी पढ़ते हुए हाइबरनेट का बीच में स्प्रिंग आ जाता है। अब स्प्रिंग की बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? अब अपन सिर्फ हाइबरनेट पढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैंने कहा ये 4 लेयर्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, जावा एप्लीकेशन लेयर, हाइबरनेट फ्रेमवर्क लेयर, बैकएंड एपीआई लेयर एंड द डेटाबेस लेयर। ठीक है, एक डायग्राम मेरी बात को और अच्छे से आपको समझाएगा। ये है वो डायग्राम जो इन लेयर्स को इंडिकेट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज योर जावा एप्लीकेशन, आपकी डॉट जावा फाइल, जहां आप क्या करने वाले हैं, जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं। किसके ऑब्जेक्ट्स? अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट? बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं अपन परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्यों बोलते हैं अपन इसको परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट? क्योंकि यही तो है जो टेबल के साथ मैप होगा, यही तो है जो अपने अंदर टेबल का डेटा स्टोर करेगा या इसका डेटा जाकर टेबल में स्टोर होगा। सो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो नॉन परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी होते होंगे आपकी एप्लीकेशन में। हाँ, हर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना ऐसा है जो टेबल से बात करेगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो आप किसी और काम के लिए यूज करेंगे। जैसे यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा। यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर बनाओगे, वो थोड़ी ना डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आपकी एप्लीकेशन पे परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये डायग्राम परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही हाइबरनेट से बातचीत करेंगे। हाइबरनेट नॉन परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे जब भी हम देंगे परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट देंगे। एक बार फिर सभी लोग चैट विंडो में लिखें, व्हाट इज अ परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एवरीवन प्लीज try to write in the chat window, what is a persistent object? Yes, the object which is mapped with the table. The object which is mapped with the table is definition को लॉक कर लीजिए दिमाग में। जो आपकी बैकएंड टेबल के साथ मैप होगा, जो टेबल के साथ डेटा का टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन करेगा, आदान प्रदान करेगा डेटा का, वो अपने आप में कहलाएगा परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक होगा, एक से ज्यादा होंगे? एक होगा, एक से ज्यादा होंगे? एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 4 टेबल हैं तो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी तो 4 होंगे। यस और नो? राइट? तो एक से ज्यादा परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। गौरव, वो अपन डिसाइड करेंगे और हम टाइप 4 ही यूज करते हैं नॉर्मली। जेडीबीसी में 4 ड्राइवर्स होते हैं, वेरी ट्रू, और हाइबरनेट के अंदर हम टाइप 4 ही यूज करते हैं नॉर्मली। बाकी जब हम हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं तब हम उसको ऑटोमेटिकली ड्राइवर फाइल के बारे में बताएंगे। आ रहा है समझ? बढ़ू आगे? क्लियर हो रहा है पॉइंट? शाबाश, ठीक। तो ये रहा आपका जावा एप्लीकेशन लेयर। यहां नोटिस करिए काम कर रहा है हाइबरनेट। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये सब रेक्टेंगल में क्या दिख रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन, ये सब हाइबरनेट एपीआई की बिल्ट इन क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। इनमें से कुछ क्लासेस हैं, कुछ इंटरफेसेस हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो आप हाइबरनेट में बनाएंगे वो इसी का बनाएंगे। ये हाइबरनेट एपीआई के अंदर या हाइबरनेट की लाइब्रेरी के अंदर की क्लास है। और ये कौन है? सेशन फैक्ट्री और सेशन, ये इंटरफेसेस है। ऐसे खूब सारे हाइबरनेट के पास बिल्ट इन क्लासेस और इंटरफेस हैं। जैसे याद करिए जेडीबीसी के पास भी है। ड्राइवर मैनेजर याद है? जेडीबीसी में ड्राइवर मैनेजर, यस, क्या है? क्लास, इंटरफेस। क्लास। कनेक्शन याद है? यस, इंटरफेस। स्टेटमेंट याद है? यस, इंटरफेस। तो जैसे वहां पर क्लासेस और इंटरफेसेस थी, यहां भी क्लासेस और इंटरफेसेस का पूरा सेट है। और इन क्लासेस और इंटरफेसेस को हाइबरनेट यूज करता है फॉर फर्दर कम्युनिकेटिंग विद द एपीआई लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें जेडीबीसी से बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें जेडीबीसी से बात करनी होगी। जैसे इनमें से कोई होगा जो कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता होगा, इनमें से कोई होगा जो कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता होगा। ये है वो, ये देख रहे हैं आप सेशन, ये वो रोल प्ले करेगा जो रोल जेडीबीसी में कनेक्शन का प्ले होता है। तो ये कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद जेडीबीसी एपीआई। तो ये सारे के सारे हाइबरनेट के वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हाइबरनेट क्रिएट करता है, जिनकी मदद से आपके कमांड्स को फर्दर ट्रांसफर करता है एपीआई लेयर्स पे। और एपीआई लेयर जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं जेएनडीआई, जेटीए और जेडीबीसी की। समझ रहे हैं? सेशन और सेशन फैक्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है सुमित, अगले लेक्चर में आएगा ये। बस इतना समझ लो, सेशन फैक्ट्री हैवी वेट ऑब्जेक्ट होता है, सेशन लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है। एक हाइबरनेट एप्लीकेशन में सेशन फैक्ट्री एक बनता है, एक हाइबरनेट एप्लीकेशन में सेशन मल्टीपल बन सकते हैं। सेशन फैक्ट्री और सेशन में वही रिलेशन समझो जो ड्राइवर मैनेजर और कनेक्शन में है।
आप याद करो, ड्राइवर मैनेजर आपको कनेक्शन देता है, जेडीबीसी में ड्राइवर मैनेजर क्लास ही कनेक्शन बना कर देती है ना, जब आप कॉल करते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, बिल्कुल ऐसे सेशन फैक्ट्री आपको सेशन बना के देता है। आप हाइबरनेट में डायरेक्ट सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, और क्यों नहीं बना पाएंगे वो आप कॉमन सेंस लगाइए, आपको दिखेगा। इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि सेशन एक इंटरफेस है, और इंटरफेस के लिए आप न्यू नहीं लिख सकते, राइट? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, सेशन फैक्ट्री वर्सेस सेशन। आज हम इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम ओवरऑल व्यू लेंगे हाइबरनेट के आर्किटेक्चर का। सीएफजी का बिल्कुल बना सकते हैं अभिमन्यु, सीएफजी यानी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, इसका तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल न्यू कीवर्ड से बन जाएगा ना। रजत, एपीआई और लाइब्रेरी के बीच का डिफरेंस डिस्कशन को कहीं और ले जाएगा, बस इतना मान लो आप, मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। लाइब्रेरी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर की बिल्ट इन क्लासेस और इंटरफेसेस हैं, और एपीआई वो इंटरफेस है, वो कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे आप उस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप रिकॉल करिए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पे गूगल फेसबुक का लॉगिन यूज होता है। देखिए ना वेबसाइट, लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट, लॉग इन विद योर फेसबुक अकाउंट। क्या लगता है आपको वो वेबसाइट इंटरनली क्या करती होगी? अगर वो आपको गूगल अकाउंट के थ्रू लॉग इन प्रोवाइड करती है तो आप मानते हो वो गूगल के सर्वर से कम्युनिकेट करती होगी? करती होगी ना, गूगल के सर्वर से कम्युनिकेट। गूगल के सर्वर पे वो कोड जो एक्चुअली लॉग इन वेरीफाई कर रहा है वो गूगल की लाइब्रेरी है, वो गूगल की लाइब्रेरी है। आपको वो लाइब्रेरी दिख रही है? क्या आपको वो लाइब्रेरी दिख रही है? नहीं, वो गूगल के सर्वर पे है। बट उस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए कुछ गूगल ने आपको बोला होगा लिखने को स्टेटमेंट्स, जो गूगल की कुछ क्लासेस को यूज कर रहे होंगे, गूगल के कुछ इंटरफेसेस को यूज कर रहे होंगे, वो जो आप लिखोगे कोड, दैट इज कॉल्ड एज एपीआई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सुनिए, आप लोगों ने कभी एयर बुकिंग की है? भगवान करे खूब करो, ट्रैवल आगे चलकर एयर से ही करो। जब आप फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं तो आप दो तरह से करते हैं, आपने गौर करा होगा। एक, उनकी खुद की वेबसाइट पे जाकर, जो एयरलाइंस हैं, राइट, जैसे मान लीजिए विस्तारा या इंडिगो, इनकी अपनी वेबसाइट है, तो मैं इनकी वेबसाइट पे जाकर बुकिंग कर लेता हूं, एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं यात्रा.com की वेबसाइट पे जाकर भी बुकिंग कर सकता हूं ना। तो यात्रा.com की वेबसाइट ने क्या पूरे फ्लाइट्स का डेटा अपने डेटाबेस में रखा है? क्या लगता है आपको वो सारी फ्लाइट्स का डेटा अपने डेटाबेस में रखता होगा? नहीं, यात्रा.com का कोड कम्युनिकेट करता होगा इंडिगो के कोड से। वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो आप यूज करते हो, इट्स कॉल्ड एज एपीआई। और इंडिगो का वो कोड जो आपको एक्चुअली रिजर्वेशन करके दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लाइब्रेरी। मतलब आप बहुत सिंपल टर्म्स में बोलो, लाइब्रेरी जो दिख नहीं रही है, एपीआई जो आपको दिख रही है, जो आपके लिए फर्दर कम्युनिकेशन कर रही है लाइब्रेरी से। आया समझ? हाँ बिल्कुल केशनी, जेडीबीसी को इसीलिए तो हम एपीआई बोलते हैं। जेडीबीसी में जो आप लिखते हो वो दिख रहा है ना आपको, लिखते हो ना आप, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, इसीलिए इसको एपीआई बोलते हैं अपन। एपीआई बहुत सिंपल वर्ड्स में आप बोलिए जो एक्सपोज हो रहा है। चलो इसको ऊप्स के वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो आप मान लो एक क्लास है, क्लास में प्राइवेट पब्लिक दोनों होते हैं ना। पब्लिक आपको प्राइवेट तक ले जाता है, आप प्राइवेट से डायरेक्ट बात नहीं करते, पब्लिक के थ्रू करते हो, तो वो जो पब्लिक पार्ट है क्लास का, इट इज लाइक एन एपीआई। जो प्राइवेट पार्ट है क्लास का, इट इज लाइक अ लाइब्रेरी। अभी क्लियर हुआ? सुमित, अपन हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, अगर मैं ये सब पढ़ाने लगा रेस्ट एपीआई और नॉर्मल एपीआई में क्या डिफरेंस है, एपीआई और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, तो फिर हाइबरनेट तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू ही नहीं होगा कभी। इन सबको पोस्टपोन कर दो, ठीक है? अब मैं सिर्फ हाइबरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस क्लास के बाद। ठीक, रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है उसके लिए थोड़ा रेस्ट करें, रेस्ट एपीआई के बारे में करेंगे बात अपन। फिर रेस्ट एपीआई आएगी तो फिर माइक्रो सर्विसेज भी आएंगी, उनके बीच का भी डिफरेंस पता करना पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है? चलिए, अब ये जो लेयर है हाइबरनेट की, ये लेयर जैसा आप देख सकते हैं कम्युनिकेट करेगी बैकएंड एपीआई लेयर से। बैकएंड एपीआई लेयर अपनी लाइब्रेरी क्लासेस यूज करके एक्चुअल में कम्युनिकेट करेगी विद डेटाबेस।
आया समझ? तो यहां लाइब्रेरी काम कर रही है जेडीबीसी और डेटाबेस के बीच में, यस, और जेडीबीसी और हाइबरनेट के बीच में एपीआई काम कर रही है, राइट? चलिए, ये था बहुत बेसिक लेवल पे ओवरव्यू ऑफ दिस कंप्लीट एप्लीकेशन फ्लो।